हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पुलिस मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी भी पहुंचे। इस दौरान वहां पर शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले भी मौजूद रहे व तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आज पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित किया। अमेठी के शहीद मुख्य आरक्षी जितेन के परिवारजनों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए की सहायता की गई। इस मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सम्मान लेने शहीदों के परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक ट्वीट किया और पुलिस के जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को सलाम करने का दिन है। हम हर शहीद को नमन करते हैं। पुलिसकर्मी सदैव लॉ एंड ऑर्डर को बनाने और देशवासियों की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना संकट में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जहां देश अपने यहाँ त्योहार मना रहा होता है, वहीं पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। आज लोगों को स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस के बलिदान के बारे में जानने का मौका मिला। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई। वहीं कोरोना को लेकर तमाम पुलिसकर्मी ऐसे रहे जो हमारे बीच में नहीं हैं। आज उन सभी पुलिसकर्मियों को R9 टीवी सलाम करता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमिश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। उपचुनाव के सियासी समर में कल से योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उपचुनाव की सभी सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभाएं करेंगे। उपचुनाव में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेताओं की जनसभाओं का शेड्यूल आज जारी हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संयुक्त रूप से गुरुवार 22 अक्टूबर को अमरोहा की नौगावा सदाता विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी संगीता चौहान, बुलंदशहर से उषा सिरोही व टुंडला से पार्टी प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के समर्थन में पार्टी द्वारा आयोजित की गई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यह जनसभाओं का सिलसिला लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी रहेगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर पूरे मंत्रिमंडल, दोनों डिप्टी सीएम, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों को चुनावी समर में उतार दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के 2 बड़े अस्पतालों पर लखनऊ की रहने वाली एक युवती ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि जिस हॉस्पिटल में उसका कोरोना पॉजिटिव भाई एडमिट था, वहां पर ऑर्गन्स निकालने का खेल चल रहा था और जिसकी आवाज उसने उठाई तो उसके भाई को मार दिया गया। अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई है। लखनऊ की रहने वाली युक्ता पांडे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए लखनऊ के 2 बड़े अस्पताल, जिसमें एरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उस पर यह आरोप लगाया कि उसका भाई जो कोरोना पॉजिटिव था, जो पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट था, वहां पर उसने ऑर्गन्स का खेल होते हुए देखा, जहां पर ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे, जिस पर उसने आवाज़ उठाई। व्हाट्सएप के जरिए उसने अपनी बहन को गाथा सुनाई, जिसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उसने एरा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया और वहां पर भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से सांठगांठ कर उसको मार दिया गया। युक्ता पांडे पिछले 15 दिन से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, जिसमें मंत्रियों के सामने भी उसने अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि सीएमओ से लेकर डीएम तक और सांसद से लेकर मंत्री तक अपनी गुहार लगाने वाली युवती की क्यों नहीं किसी विभागीय के अधिकारियों ने सुनी। क्या मतलब यही निकाला जाए कि अस्पतालों में जो खेल चल रहा है उससे अधिकारी भी अभिज्ञ नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ गगन मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के टंडन हॉल में नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, इसके साथ ही में तमाम विधायक मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव देश की राजनीति पर सीधा असर करेंगे। ये भाजपा की संख्या में जबरदस्त इजाफा करेंगे, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो विधानसभा की दलीय आंकड़ा देखते हुए इस चुनाव में भाजपा की झोली में 10 में से 9 सीटें आने की उम्मीद है। वहीं सपा को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। बसपा और कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। चुनाव प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 9 नवंबर को चुनाव होना है। जिन 10 सीटों के लिए चुनाव होना है वो उनका कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है। इसमें से सपा के पास में 4, बसपा के पास में 2 और कांग्रेस के पास में 1 है, जबकि भाजपा के पास में 3 सीटें हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल का राज्यसभा में पहुंचना तय है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने नामांकन के बाद में पार्टी का धन्यवाद भी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका है जब भाजपा के 10 में से 9 प्रत्याशियों के जीतने की उम्मीद है। ऐसे में भले विपक्षी दलों में निराशा हो, लेकिन उच्च सदन में भाजपा जरूर मजबूत होगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर भले ही भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार बोर्ड को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड अगली बोर्ड बैठक में हक हकूकधारियों को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। R9 टीवी से खास बातचीत में बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने कहा कि बोर्ड केवल 51 मंदिरों के रखरखाव और व्यवस्था के लिए बनाया गया है, जिसमें चारों धाम भी शामिल हैं। वहीं चारों धाम के पंडा पुरोहितों से बोर्ड ने जिलाधिकारियों के माध्यम से बातचीत की है और किसी भी व्यक्ति ने बोर्ड को लेकर कोई आपत्ति लिखित तौर पर नहीं भेजी है। ऐसे में अब अगली बोर्ड बैठक में आने वाले प्रस्ताव में सारी बातें खुलकर सामने लाई जाएंगी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के साथ ही विपक्ष के निशाने पर है, जिसमें हक हकूकधारी भी अपनी मांगे कर रहे हैं, जिस पर जल्द ही सरकार को निर्णय लेना होगा। गढ़वाल रेंज के तमाम थाने चौकियां जर्जर हालात में हैं, जिसको लेकर अब रेंज की स्तर से बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे तमाम थाने चौकियों के हालात सुधारे जा सकें। लगातार गढ़वाल दौरे पर गए IG गढ़वाल के द्वारा इन थाने चौकियों का जायजा भी लिया गया। उत्तराखंड में लंबे समय से जर्जर हालात में रहने वाले थाने चौकियों व अन्य भवनों के दिन अब बहुरने वाले हैं। गढ़वाल परिक्षेत्र के अंतर्गत जिन पुलिस भवनों की हालत दयनीय है, उनकी मरम्मत एवं निर्माण के लिए रेंज स्तर से संबंधित 7 जिलों को बजट आवंटित किया गया है। जिन थाने चौकियों सहित अन्य पुलिस भवनों की मरम्मत एवं निर्माण का बजट पारित किया गया है, उनमें 3 तरह की श्रेणियां विभाजित की गई हैं। 7 जिलों में जर्जर हालात भवनों वाले थाने चौकियों के भरने के दिन सबसे पहले विशेष मरम्मत में 7 जनपदों को कुल 14,43,750 रुपये जारी किए गए, जबकि इन सभी जिलों को वार्षिक मरम्मत के लिए 30,09,775 रुपये का बजट जारी किया गया। IG गढ़वाल अभिनव कुमार ने बताया कि जर्जर हालत में पड़े भवनों को जल्द से जल्द सुधारा जा सके, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है, जिससे तमाम थाने चौकियों समेत अन्य भवनों को भी सुधारा जा सकेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। वहां के कर्मचारियों को अब स्काई ब्लू शर्ट और काले रंग की पैंट पहननी होगी। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है। अब ड्रेस कोड लागू होने से उनकी पहचान आसान हो जाएगी। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी ने इस ओर अहम और बड़ा कदम उठाया है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जो दल कारपोरेट के हाथों में खेल रहा हो, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले ये चेहरा छिपाकर कारपोरेट में काम करते थे, जिसको अब ड्रेस कोड के माध्यम से सार्वजनिक किया जा रहा है। बीजेपी अब कॉर्पोरेट कल्चर में दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो कोई कॉर्पोरेट कल्चर में दिखाई नहीं देगी। विपक्ष हालांकि इसको लेकर हमलावर है। बिकरू कांड को हुए करीब 3 माह बीत गए हैं, पर इस मामले से जुड़े ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। अब इस मामले में एक और ऑडियो ने सनसनी मचा दी है, जिसमें शहीद CO देवेंद्र मिश्र और पूर्व DGP AK जैन के बीच बातचीत है। बिकरू कांड में एक के बाद एक नए ऑडियो सामने आ रहे हैं। नया ऑडियो शहीद CO देवेंद्र मिश्र और पूर्व DGP AK जैन के बीच का वायरल हो रहा है। घटना के कुछ दिन पूर्व ही शहर में आए नए SSP दिनेश कुमार P से अपनी पैरवी करने के लिए दिवंगत CO ने पूर्व DGP को ये फोन किया था। दोनों की बातचीत के दौरान SSP अनंत देव को CO ने लुटेरा बताया। जमीन के विवादों को निपटाकर कमाई करने की बात का जिक्र किया। साथ ही इस वक्त कानपुर में तैनात CO त्रिपुरारी पांडे को लेकर भी पूर्व DGP ने कहा कि वो कानपुर में लूट मचाए होगा। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस वायरल ऑडियो ने जहां पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, वहीं लगातार एक के बाद एक
ऑडियो जो लीक हो रही हैं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन ऑडियो को कौन लीक कर रहा है। वो जो भी चीज़ें बाद में सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इस नए ऑडियो के लीक होने से अनंत देव तिवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बदमाशों के हौसले कुछ इस कदर बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े अपहरण करने से भी नहीं चूक रहे। मामला आजमगढ़ के पासीपुर नेशनल हाईवे का है, जहां एक भाई अपनी बहन को जिला अस्पताल लेकर जा रहा था। तभी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर भाई के सामने ही बहन को अगवा कर लिया। घटना जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज के पासीपुर नेशनल हाईवे पर हुई, जहां भाई अपनी बहन को जिला अस्पताल लेकर जा रहा था। तभी पासीपुर नहर के पास स्कॉर्पियो से 6 बदमाश उतरे और दिन दहाड़े असले के बल पर भाई के सामने ही महिला स्वास्थ्य कर्मी को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर गांव के लोग गाड़ी की ओर भागे। गांव के लोगों को आता देख बदमाश हवाई फायरिंग करके फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि मुख्य आरोपी अर्जुन है, जो पहले भी उसे परेशान कर चुका है। उस वक्त वह अपने पिता के साथ थी, लेकिन तब उस घटना को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि अपहरणकर्ताओं की गाड़ी पंचर होने पर पुलिस ने घेराबंदी करके उनको पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम आजाद और अर्जुन बताया है। वहीं 4 और बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम भी लग गई है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर परिवार को भी सौंप दिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और फ्रैड ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने कोरोना पर एक हद तक नियंत्रण पा लिया, लेकिन राजद कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को आपके बीच छोड़ना चाहते हैं। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ उच्च संस्थानों में नारेबाजी करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को तोड़ने की मंशा के साथ आकर ये लोग देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि इन लोगों को इनके मकसद में सफल नहीं होने देना है। सीएम योगी के बयान नक्सलवाद, उग्रवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में बयानबाजी बा। यूपी में महिला अपराध का मामला अब आम जनता से उठकर राजनेताओं तक पहुंच गया है। दरअसल मैनपुरी से सपा विधायक राजकुमार यादव पर सपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री ने छेड़खानी, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है और सपा विधायक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। राजकुमार यादव समाजवादी पार्टी से मैनपुरी के सदर से विधायक हैं, जो राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। राजकुमार यादव पर आरोप है कि उन्होंने महिला मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री को डराया, धमकाया और उनसे बदतमीजी की है। वहीं राजकुमार यादव ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने कहा है कि उनकी सपा के महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिला अपराधों के मामले में कार्रवाई की वकालत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक पर ऐसे संगीन आरोप लगते हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपने इस विधायक के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं। हाथरस कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में भी नाराजगी है। गाजियाबाद में इस कांड से आहत दलित समुदाय के 236 परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव के इलाके में आसपास की बस्तियों में रहने वाले 50 वाल्मीकि परिवारों के 236 लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन किया। इन सभी लोगों का कहना है कि उन्हें हर जगह दबाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण हाथरस कांड है। इस कांड के बाद वाल्मीकि समाज के लोग बेहद आहत हैं, इसलिए अब धर्म परिवर्तन करने का सभी लोगों ने फैसला लिया है। 14 अक्टूबर को करहेड़ा गांव में वाल्मीकि समाज की लोगों की एक सभा हुई। इसमें हाथरस कांड को मुद्दा बनाते हुए यह निर्णय लिया गया कि यहाँ मौजूद सभी वाल्मीकि समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें हर क्षेत्र में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। अब विकास दुबे की संपत्तियों को खंगाल रही है ईडी।
ईडी ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को आज ऑफिस में तलब किया था। ऋचा दुबे ने ईडी के सामने पेश होकर विकास दुबे से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा आज पेश किया। इस मामले में ईडी काली कमाई से विकास दुबे द्वारा जुटाई गई संपत्तियों की जांच कर रही है। आज ईडी ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को तलब किया था। ऋचा दुबे अपने दोनों बेटों के और वकील के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी ने ऋचा से बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे। दरअसल लंबी छानबीन के बाद ईडी ने 14 सितंबर को विकास दुबे और उनके खास साथी जय वाजपेयी समेत 36 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत केस दर्ज किए थे। आपको बता दें कि बिकरू कांड के बाद योगी सरकार ने विकास दुबे द्वारा अवैध अर्जित संपत्तियों की जांच ईडी को सौंपी थी। आज ईडी ने नोटिस देकर ऋचा दुबे को तलब किया था। ऋचा दुबे अपने 2 बेटे और वकील के साथ आज ईडी ऑफिस पहुंची और संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया। जंगल में ट्यूबवेल पर पिता को चाय देने गए 17 वर्षीय किशोर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हैं। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, चंडोस थाना क्षेत्र के गांव थानपुर में 17 वर्षीय किशोर अंकित अपने पिता को चाय देने के लिए ट्यूबवेल पर गया। जब अंकित ट्यूबवेल पर नहीं पहुंचा तो पिता गांव में अंकित को देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान खेत में अंकित का खून से लथपथ शव पड़ा देखकर पिता बेहोश हो गए और आनन फानन में जानकारी ग्रामीणों को हुई तो भारी तादाद में गांव की भीड़ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं, वहीं जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी किसी से कभी कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी भी नहीं रही है। हत्या की सूचना पर एसपी सिटी अभिषेक झा के अलावा भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस इस हत्या का खुलासा कब तक कर पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अपराध को देखते हुए वाराणसी पुलिस अब 3 से ज्यादा जिन लोगों पे मुकदमे हैं उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि रोहनिया थाना अंतर्गत जब रोहनिया के पुलिस ने कार्रवाई की तो गैंगस्टर के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीण आ गए जो थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे। जनपद में रोहनिया थाना में एक युवक पर गैंगस्टर लगाए जाने के बाद उसके भाई सहित एक अन्य को हिरासत में लेने पर ग्रामीणों ने बवाल कर दिया। कार्रवाई से भड़के ग्रामीणों ने थाने के बाहर ही चक्का जाम कर दिया। गिरफ्तारी के संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है वो निर्दोष हैं। गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए ग्रामीणों ने विरोध किया और थाने के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, मगर लोग प्रदर्शन पर अड़े रहे। फिलहाल अपराधी की मदद करने वाले ग्रामीणों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जाम से रास्ते को मुक्त तो करा लिया, लेकिन अपराधी के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। गाजीपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई दी। जी हां, गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के दवेपुर गांव में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद वो भागने की कोशिश किए तो ग्रामीणों ने दौड़ाकर उनको पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई की। धुनाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद का है। जी हाँ, जमीनी विवाद, 2 पट्टीदारों के बीच में जमीनी विवाद का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। एक पक्ष जो है अपने बहनोई को बुलाया था जो स्कॉर्पियो सवार अपने मित्र के साथ आया था और 6 लोग जो है, जो मृतक है अवधेश यादव, उसके घर पहुंचे और उसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकला वैसे ही तड़तड़ाहट की गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और उसको 2 गोलियां मार दी गई। हालांकि आनन फानन में परिजन और ग्रामीणों की मदद से उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। आलोक त्रिपाठी, R9 टीवी, गाजीपुर। आगरा थाना ताजगंज इलाके के देवरी रोड स्थित एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर रिश्तों को कलंकित कर दिया और खुद ही हत्या करने के बाद थाने पहुंच गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल आगरा के थाना ताजगंज के देवरी में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को लोहे की रोड से सिर में प्रहार कर दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर पीआरबी के समक्ष अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मृतक महावीर सिंह अविवाहित थे, वो अपने हिस्से की जमीन को बेच रहा था। यही बात बड़े भाई हरकिशन को नागवार गुजरी और इसी बात को लेकर हरकिशन ने छोटे भाई को
मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है और पूरी घटना की जांच करने के बाद कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ललितपुर जनपद के थाना पूरा कला अंतर्गत झावर गांव में एक खदान में एक ही परिवार के 4 बच्चों के शव मिले हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चारों बच्चों के शव खेत के पास स्थित खदान में मिले हैं, जिसमें मछली पालन किया जाता था। इस पूरे मामले पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जमीनी विवाद को लेकर चारों बच्चों को मारकर खदान में फेंका जाना परिजनों द्वारा बताया गया है, लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि चारों बच्चे तालाब में नहा रहे थे, जिससे डूबने से उनकी मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसमें यह पता लगेगा कि उनकी हत्या हुई है या डूबने से उनकी मौत हुई है।